हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीए फाउंडेशन में आज हम एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बेसिकली आपने अपने हाई स्कूल लेवल में मतलब कि 11th में मोस्टली आपने सीखा होगा, बट यहाँ पे एक प्रोफेशनल टच में हम सीखने वाले हैं। यहाँ पे स्कूल लेवल का मतलब इतना इजी नहीं होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज चैलेंजिंग होगा, बिकॉज वी आर टफ पीपल, राइट। और इतना बड़ा कोर्स है, इतनी बड़ी डिग्री है, तो एकदम स्टैंडर्ड लेवल का होगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है इसमें हमारे लिए। और चैप्टर का नाम है कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। यस, आपने ये शब्द पहली बार नहीं सुना। डेप्रिसिएशन, यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस वर्ड, लिटिल बिट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड अ फ्यू टर्म्स, राइट। तो देखो बच्चों, हम जब भी चैप्टर शुरू करते हैं तो हम ओवरव्यू देखते हैं कि हम चैप्टर में क्या क्या देखने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहला, अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड नेचर ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब ये थोड़ी हम थ्योरी देखेंगे, उसका मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, राइट। देन हाउ टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। भाई डेप्रिसिएशन का अमाउंट रियल लाइफ में किस तरह से मतलब रिकॉर्ड किया जाता है या फाइंड किया जाता है। हमें तो 11th की बुक में तो हमें मोस्टली दिया होता था, भाई ये मेथड अप्लाई करो, वो मेथड अप्लाई करो, इतने परसेंट डेप्रिसिएशन काउंट करो। बट यहाँ पे एक्चुअली आपको थोड़ा प्रैक्टिकल टच देखने को मिला। आपको डेटा का इनपुट, क्वेश्चन का इनपुट ही ऐसा दिया होगा कि आपको लगेगा कि आप मतलब रियल लाइफ में एसेट है, उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन काउंट करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कुछ आपको लगेगा। ठीक है, सो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम द टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इट्स यूजफुल लाइफ। जैसे किसी एसेट की वैल्यू 50,000 रुपीज एंड इट्स यूजफुल लाइफ इज 10 years, easily you can figure it out that 50,000 divided by 10 years, so it will be 5,000 rupees per year, the amount of depreciation. तो इस तरह से हम थोड़ा प्रैक्टिकल टच में इसको देखेंगे। फिर वेरियस methods of depreciation and learn advantages and disadvantages of such methods। ठीक है, वैसे हमने दो मेथड जो हमें हाई स्कूल लेवल पे हमने सीखा होता है, याद कर लो दो नाम। एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, एंड द नेम ऑफ सेकंड मेथड इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी उसको बोलते हैं। तो ये दो मेथड तो आपने सीखी हुई है, उसके अलावा जो मेथड्स है वो भी, उसके भी सब थोड़े बहुत आएंगे। हाँ, फोकस ज्यादातर फर्स्ट टू मेथड्स पे ही रहता है। ठीक है, फिर हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द सेल और डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। जब प्रॉपर्टी या एसेट आप बेचते हो तो उसके ऊपर आपको प्रॉफिट या लॉस होता है, तो वो आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है। एक बेसिक फंडा तो आपको पता ही है, that the depreciation is calculated till the date of sale, right? On the date of sale you have to find the book value, and on that book value whatever rate, yeah, whatever percentage of profit or loss is given, you have to calculate that percentage, right? ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब देखना, अब आपके लिए ये दो टॉपिक है, मैं बिल्कुल बोलूंगा कि आपके लिए बिल्कुल नए हैं, जो 11th 12th लेवल पे बिल्कुल भी नहीं आते। मतलब समझ लो फर्स्ट फोर टॉपिक्स, फर्स्ट फोर बुलेट मार्क्स, यू कैन से दैट सर हाँ ये हमें थोड़ा बहुत पता है, 11th 12th लेवल पे हमने ये सॉल्व किया हुआ है, बट ये चीजें आपके लिए टोटली न्यू है। देखना, तो जो लोग भी 11th में हैं वो अभी ये चीज सिर्फ देखेंगे, ताकि आपको 11th 12th लेवल पे ये आता है। ठीक है, लेट्स सी, familiarize with the method accounting treatment of change in method of depreciation। कि भैया 2014 से 2019, से फॉर एग्जांपल 2014 से 2019 आपने ये सोचा, क्या सोचा कि हमें डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज करना है, एंड आफ्टर 2019, आफ्टर 5 years यू वांट टू चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। आप बोलते हो कि नहीं सर स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं, अब हमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड करना है। तो इन विच सर्कमटेंसेस इट इज अलाउड, कि वो भी हम देखेंगे पैसा अलाउड है कि नहीं है, कब कौन सी परिस्थितियों में ये चीज अलाउड है, मेथड चेंज करना। ठीक है, और फिर उसकी अकाउंटिंग इफेक्ट क्या आएगी, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें क्या देनी पड़ेगी, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे ये पॉइंट में। ठीक है, सो बेसिकली द चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम एसएलएम टू आरबीएम। ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जाएंगे फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, एंड ऑल्सो द चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। जैसे कि समझो कि आप बोलते हो
सर हमारी 50,000 रुपीज की एसेट और 10 साल चलने वाली है, ठीक है। तो 5,000 5,000 5,000 5,000 आप एवरी डेप्रिसिएशन काउंट करोगे। से फॉर एग्जांपल आपने 4 साल 4 years you have deducted the depreciation, so what will be the book value of the machine, book value of the asset? 4 बार 5,000 5,000 माइनस कर दो, ठीक है। तो 30,000 रुपीज वैल्यू बचेगी ना। टोटल 50 में से 5 5 5 5 माइनस किया तो 30,000 रुपीज वैल्यू बचेगी। मतलब 4 साल कंप्लीट हो गए। अब कितने बाकी हैं? 6 साल बाकी है, राइट। 6 years आर स्टिल लैफ्ट। अब आपको लगता है सर मशीन है ना 6 साल नहीं चलने वाली है, मशीन मुझे लगता है सर 4 साल ही चलने वाली है। अरे गेटिंग दिस प्रैक्टिकल पॉइंट, प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है ना। यस। सो बाकी का जो 30,000 का रेसिड्यूअल अमाउंट है या बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू, उसको हम बाकी की लाइफ उसकी कितनी है, रीएस्टिमेटेड लाइफ, राइट। एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है बाद में? 4 years है, क्योंकि टोटल आपने बोला सर 8 साल ही चलेगी, टोटल 10 साल नहीं चलेगी, 8 साल चलेगी। मतलब कि 4 साल हो चुके हैं और 4 साल चलेगी, राइट। और 4 साल चलेगी और उसकी वैल्यू कितनी है? टोटल 30,000 है। तो 30,000 डिवाइड बाई 4, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड तो 7,500 आपको फिफ्थ सिक्स सेवंथ एंड एट्थ ईयर में डेप्रिसिएशन काउंट करना है। आ गया ना मजा? बिल्कुल लग रहा है ना कुछ अलग ही पढ़ रहे हो। ये सिर्फ स्कूल लाइफ का नहीं है, ये है सीएफ फाउंडेशन, राइट। तो ये तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ चेंज करके मैंने बताई, right? उसके बाद रेसिडुअल वैल्यू भी माइनस हो सकती है, जैसे कि स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं ना, राइट। स्क्रैप वैल्यू, इफ यू रिमेंबर, सी माइनस एस अपॉन एन हम करते थे, कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ हम करते थे। तो कॉस्ट तो चेंज नहीं हो सकता, राइट। हमने अपॉन में एन चेंज करके देख लिया, मतलब लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। और अब स्क्रैप वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो भी उसकी वजह से, विद बिकॉज ऑफ दैट आल्सो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल चेंज फॉर द बैलेंस नंबर ऑफ इयर्स, राइट। तो वो चीजें भी आप देखोगे। तो बेसिकली दो यहाँ पे आपके लिए नया टॉपिक है। ओके, सो लेट्स सी। अब एक्चुअली हम डेप्रिसिएशन चैप्टर स्टार्ट करें। ये तो थोड़ा ओवरव्यू था कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं, राइट। कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट। सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स, है ना। टेंजिबल है कि नहीं आप उसको देख सकते हो, विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच्ड, राइट। दे हैव फिजिकल एक्सिस्टेंस। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। प्लांट एंड इक्विपमेंट, so plant and equipment in business context, you have to think that plants and equipments are all those machines which are used in the business, either for manufacturing or for other activities। ठीक है, किसी भी एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी के लिए आप कोई भी मशीन बेस्ड या मशीन्स आप यूज करते हो तो प्लांट एंड इक्विपमेंट की टाइटल में ब्लॉक में जाएगा, राइट। अच्छा, plant property plant and equipment are tangible items that are held for use in the production। ठीक है ना भाई, प्रोडक्शन की एक्टिविटी में आप यूज करते हो, मतलब आपने एक मशीन रखी हुई है, वो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम लगती है, तो हो गया ये यूज इन द प्रोडक्शन। और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स सप्लाई करने के लिए समझो कि आपके पास डिलीवरी वान है, ट्रांसपोर्ट में लॉजिस्टिक्स होता है ना। हमारी फैक्ट्री है, हम मैन्युफैक्चर करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हमारे पास मशीन है। फिर हम गुड्स सप्लाई भी करते हैं तो हमारे पास ट्रक्स हैं, राइट, या गुड्स कैरियर और भी व्हीकल्स हैं। तो वो व्हीकल्स भी क्या हो गया, फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स या तो सर्विसेज के लिए, और फॉर रेंटल टू अदर्स। अच्छा, आपका बिजनेस ये भी हो सकता है कि आप अपनी प्रॉपर्टीज, आप अपने प्लांट इक्विपमेंट्स, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन्स दूसरों को दे रहे हो। क्यों दे रहे हो भाई? रेंट बेसिस पे दे रहे हो। जैसे कि टैक्सी हायरिंग का, टैक्सी का बिजनेस हो सकता है। आपने 10 टैक्सी खरीद के रख ली, फिर आपने एरिया में, अपनी लोकेलिटी में आपने डिक्लेयर कर दिया टैक्सीज आर अवेलेबल फॉर रेंट, राइट। कस्टमर को नहीं दोगे आप किसको दोगे? ड्राइवर्स को दोगे। वो ड्राइवर्स, जो ड्राइवर्स है, मतलब जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, समझो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो आपसे कार ले जाएंगे, ठीक है। मतलब दिन का 300 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, डिपेंड्स ऑन द मॉडल ऑफ कार एंड एक्सेट्रा, मैनी फैक्टर्स। तो आपको सपोज 500 रुपए, 1000 रुपए दिन के दे देगा, और वो टैक्सी एक दिन के लिए वो चलाएगा बंदा। गेटिंग माय पॉइंट? या एनी काइंड ऑफ अदर प्लांट्स और इक्विपमेंट्स और एनी काइंड ऑफ मशीनरीज और प्रॉपर्टीज, यू आर रेंटिंग इट, राइट।
और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। भाई एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए भी हो सकता है ना, मतलब सॉरी ऑफिशियल यूज के लिए, ऑफिस में यूज करने के लिए आपने वो चीजें रखी हुई आर हेल्ड फॉर यूज। ये सारी चीजें आपने रखी हुई है हेल्ड फॉर यूज करने के लिए रखी हुई है, एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। अच्छा भैया 12 महीने से ज्यादा चलने वाली चीजें यहाँ पे चाहिए, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन गिनेंगे, ठीक है। अगर समझो आपको लगता है कि हमने कोई छोटा मोटा मशीन खरीदा जो 6 महीने चलने वाला है, so there is no need of calculating depreciation. You can directly debit cost of such little machine, such little machine. You can debit that amount directly to the profit and loss. क्योंकि वो एक ही साल का खर्चा है ना, 6 months हो गया इसलिए बात बता रहा हूँ मैं, right? So these are called fixed assets. These are called fixed. इनको हम बोलते हैं fixed. क्या बोला? Are for use and are expected to be used during more than a period of 12 months, right? ओके ओके ओके, अच्छा भैया। अब डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हो आप, द अमाउंट और वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स अलोकेटेड इन सच मैनर टू रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग पीरियड। देख, आप जैसे जैसे यूज करोगे ना, आप जैसे जैसे यूज करोगे, क्या यूज करोगे, एसेट्स आर यूज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो उस पीरियड के लिए वो चीज आपका एक्सपेंस हो जाएगा। सी, अ पार्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट, आपने जितने भी मशीन खरीदी हो, इज ट्रीटेड और एलोकेटेड एज एन एक्सपेंस, है कि नहीं। इन ईच अकाउंटिंग पीरियड इन विच द एसेट इज यूटिलाइज्ड, जिस साल, जितने साल, फॉर द पीरियड फॉर विच यू आर यूटिलाइजिंग दैट एसेट, फॉर दोज अकाउंटिंग पीरियड्स अ पार्ट, कुछ हिस्सा मतलब कुछ अमाउंट आप एलोकेट करोगे फॉर दैट अकाउंटिंग ईयर एज एन एक्सपेंस, उस साल का खर्चा गिन लोगे। इन शॉर्ट, मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं 50,000 रुपीज का कोई एयर कंडीशनर खरीद रहा हूँ, मुझे लगता है वो 5 साल चलेगा, तो एवरी ईयर का मेरा खर्चा कितना हो गया, 10,000 हो गया। अच्छा, व्हाई 10,000? बिकॉज आई एम अज्यूमिंग दैट माय यूज यूटिलाइजेशन ऑफ दिस एयर कंडीशनर विल बी ऑन इवन बेसिस। इवन बेसिस का मतलब मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, ये एग्जांपल के लिए, कि मैं हर साल ऑलमोस्ट इक्वल यूटिलाइजेशन करूंगा, समझे आप? हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि सर पहले साल तो मुझे डबल जरूरत पड़ने वाली है, उसके 1 साल के बाद मेरे पास सेकंड एसी आ जाएगा ना, तो इसका यूसेज हाफ हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप 20,000 फिर 10,000 10,000 10,000 इस तरह से भी कर सकते हो, राइट। सो डेप्रिसिएशन का मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ, तो वो जो अमाउंट होगा, द अमाउंट और द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स allocated in that way for different accounting periods is called depreciation. अच्छा, क्यों होता है भाई डेप्रिसिएशन, क्यों लगता है, एसेट की वैल्यू डाउन क्यों होती है? बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर ड्यू टू इट्स यूज इन द बिजनेस। वियर एंड टियर, ठीक है, जो चीज आपने 6 महीने अपने बिजनेस में यूज की है, यूटिलाइजेशन किया है वो चीज का, तो वो वैल्यू डाउन करेगा। with afflux of time even when it is not being used, right? passage of time आप बोल सकते हो, afflux of time, समय बीतता है तो एसेट्स की वैल्यू डाउन होती जाती है। बस आपने भले, आप एग्जांपल ले लो, आपने एक स्कूटी खरीदी, राइट, यू हैव परचेज वन व्हीकल, टू व्हीलर मोपेड, आपने बिल्कुल भी यूज नहीं की, बिल्कुल भी यूज नहीं की, 6 महीने के बाद आप बेचना चाहते हो, तो सोच लो कम प्राइस मिलेगी या ज्यादा प्राइस मिलेगी? लिखो लिखो कमेंट में, कम प्राइस मिलेगी, यस। तो लक्स ऑफ टाइम, समय का बीतना, एसेट्स की वैल्यू का कम होना, right? फिर होता है ऑब्सिलेंस ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल और अदर चेंजेस। ऑब्सिलेंस का मतलब क्या होता है पता है? उसको हम बोल सकते हैं लेस ऑफ यूटिलिटी, लेस, रिडक्शन इन यूटिलिटी, उसका यूजफुलनेस कम हो जाना भैया। तो जो चीज हमें टाइपराइटर समझ, एक एग्जांपल लो, टाइपराइटर, तो जो पहले हमें यूज कर सकते थे उसकी यूटिलिटी अब कम हो गई, मतलब आउटडेटेड हो गया समझ लो, एक तो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्सोलेंस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल और अदर चेंजेस। अच्छा, डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू भी हो सकता है ना भाई, आउटडेटेड नहीं हुई आपके प्रोडक्ट, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, ज्यादा यूज भी नहीं किया हुआ है,
बट मार्केट वैल्यू डाउन हो गई उसकी। मार्केट वैल्यू डाउन होने की वजह से जो जब भी आपने न्यू पीस या न्यू मॉडल आपने व्हीकल खरीदा, तब उसकी प्राइस थी समझो कि 1 लाख रुपीज, जस्ट टू व्हीलर, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। और एक हफ्ते बाद उसकी मार्केट वैल्यू 5,000 रुपीज या 10,000 रुपीज डाउन हो गई। 5,000 और 10,000 रुपीज मार्केट वैल्यू उसकी डाउन हो गई। बच्चों, मार्केट वैल्यू डाउन होने की वजह से भी डेप्रिसिएशन काउंट होता है, राइट? एंड डेप्लीशन मेनली इन केस ऑफ माइंस एंड अदर नेचुरल रिजर्व्स। डेप्लीशन अगेन, अगर मैं उसका मीनिंग समझाने जाऊं तो ऐसा ही बोलेंगे, लेस लेस यूटिलिटी बिकॉज ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, लेस यूटिलिटी बिकॉज ऑफ ओवर यूजेज या यूसेज। जो चीज आप यूज करते जाओगे, एक्सप्लॉइट करते जाओगे, उसका इस्तेमाल करते जाओगे, वो चीज का डेप्लीशन मतलब कि रिडक्शन उसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है? सो ये थोड़ा डेप्रिसिएशन का इंट्रोडक्शन था, उसके फैक्टर्स थे भाई क्यों ऐसा होता है, तो ये 5 फैक्टर्स हैं, ठीक है? ओके, सो नाउ as per schedule 2 of the companies act 2013, depreciation is a systematic allocation of a depreciable। अच्छा, ये दी हुई है, इसकी क्या दी हुई है? as per companies act की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है? तो ये डेफिनेशन आप पढ़ लेना। इससे 3 मेन चीजें निकल के आती हैं। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, लाइफ ऑफ एन एसेट, भाई वो एसेट आपकी कितने साल चलने वाली है, अच्छा उसकी कॉस्ट कितनी है, और रेसिडुअल वैल्यू कितनी है, राइट? रेसिडुअल मतलब स्क्रैप वैल्यू उसकी कितनी है एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। आप सोचते हो 10 साल बाद में ये मशीन मेरा यूज खत्म हो जाएगा, पर तो स्क्रैप में भंगार के दाम में, राइट, बिकेगी ना। 1 लाख की प्राइस होगी न्यू की, तो चलो 2 to 3,000 5,000 तो आएंगे ना, राइट? तो वो भी आपको ध्यान में अभी ले। हाँ, एक और बात ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट बिगिंस व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज। क्या बोल रहा हूं मैं? अवेलेबल फॉर यूज। जब एसेट, समझ लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, दिस इज, आपके सामने ही है, ये मेरे पास है, क्या है? पेन टैबलेट है, ठीक है? अच्छा, समझो कि मैं 1 महीने तक, ऐसा करने वाला नहीं हूँ, जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। मैंने आज ये पेन टैबलेट खरीदा, say for example its price is just 15 to 20,000 rupees, समझो। अच्छा, मुझे लगता है ये 2 साल चलेगा, तो ईयरली डेप्रिसिएशन मेरे लिए कितना हो गया? 10,000 रुपीज हो गया, इजी, राइट? स्क्रैप वैल्यू उसकी मैं 0 बोल रहा हूँ, राइट? सो कॉस्ट माइनस स्क्रैप, कॉस्ट 20,000, स्क्रैप 0, 20,000 अपॉन 2 years यूजफुल लाइफ में बता रहा हूँ, एस्टिमेट कर रहा हूँ, ओके। तो कितना हो गया ईयरली डेप्रिसिएशन? इट्स 10,000, राइट? अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ये सेट खरीदी ना, तो 6 महीने तो मैंने यूज भी नहीं की है। क्या बोल रहा हूँ, मैंने एक्चुअली यूज नहीं की। देखो, अभी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम नॉट यूजिंग दिस पेन टैबलेट, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, सो आई एम नॉट यूजिंग दिस पेन टैबलेट। तो क्या सर 6 महीने जिस पीरियड के लिए आपने ये सिर्फ यहाँ पे रखा पढ़ाने के लिए, पर आपने यूज नहीं किया, तो क्या उस टाइम के लिए डेप्रिसिएशन काउंट होगा? सोचो बच्चों, सोचो, काउंट होगा? The answer is yes. Depreciation will be calculated for the period during which the asset is not used in fact but is put to use, is available for use। आपने इस्तेमाल करने के लिए वो चीजें बिजनेस में रख दी, अपनी जगह पे रख दी है, तो भले आप एक्चुअली में सही मायने में उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, भी उस एसेट पे डेप्रिसिएशन काउंट होता है, ठीक है? तो ये लाइन का मीनिंग समझा आपको? ओके, तो देख लो, व्हेन इट इज इन द लोकेशन एंड कंडीशन, है ना, हमने यूज करने की कंडीशन में रख दी है, हमने यूज करने के लिए वही सही जगह पे लोकेशन पे रख दिया है, राइट? कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग, राइट, कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग, भाई सब इसके लिए जो जरूरी सॉफ्टवेयर थे वो भी इंस्टॉल कर दिए मैंने, राइट? सो व्हेनेवर एनी एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज टू द बिजनेस, फ्रॉम दैट डेट, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम, depreciation starts। depreciation of an asset begins, right? उसका कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा। so so thus it is not necessary
then asset must be used to be depreciated. Asset must be used, सर आप इस्तेमाल करो फिर ही मैं डेप्रिसिएशन काउंट करूंगा करूंगी, ऐसा आप नहीं बोलना, ठीक है बच्चों? ओके फाइन। और आगे थोड़ा हम देखते हैं। Why should we calculate depreciation? चलो बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए अराउंड 20 मिनट्स का लेक्चर हो गया है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे, ठीक है? सो मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड तो कर ही रहा हूँ, हमारी ऐप में अवेलेबल है, तो आप हमारी ऐप से कॉन्स्टेंटली अपडेट, उसको अपडेट रखना और उसके नोटिफिकेशंस ऑन करके रखना, ठीक है? सो व्हाटएवर मटेरियल, whatever notes are being sent to you through my app, you will directly get it, right? So let's see you in the next lecture. Till then, take care, bye bye, jai hind.